पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे सियारा आरुष से नाराज हो जाती है और आरुष कैसे छानबीन करने उसी जगह के वापस जाता है। अब आगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ इमेजिनेशन फॉर्जर और आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी की शुरुआत से पहले मैं चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको स्टोरी से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आरुष की नजर एक ब्रेसलेट पे गई। वो झुककर उस ब्रेसलेट को देखने लगा। आरुष उस ब्रेसलेट को देख मन ही मन बोला, लगता है ये ब्रेसलेट उसी मर्डरर की है, ये हमें उस खूनी तक पक्का ले जाएगी। तभी पीछे से वही अजीब सा मास्क वाला आदमी जो काले कपड़ों में पूरी तरह ढका हुआ था, अपने हाथ में चमचमाती हुई छुरी लिए आरुष की ओर धीरे धीरे मगर खतरनाक अंदाज में बढ़ने लगा। आरुष अभी भी जमीन पर पड़ा वो ब्रेसलेट देख रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। जैसे ही उसने पलटकर देखा, छुरी की धार उसके चेहरे से बस इंच भर दूर थी। आरुष फुर्ती से नीचे झुक गया और पलटते ही एक जोरदार किक उस आदमी की ओर मारी, लेकिन मास्क वाला बेहद फुर्तीला निकला। उसने झुककर वार बचा लिया और पलटकर एक और वार किया। इस बार आरुष ने अपने हाथों से छुरी को रोक लिया। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं। एक में आग थी तो दूसरे में रहस्य। मास्क वाला आदमी गुर्राया। आरुष गुस्से से बोला, बता कौन है तू, क्यों मारना चाहता है सियारा मैम को? वो आदमी फिर से वार करता है। आरुष पीछे हटते हुए एक लकड़ी के डंडे को पकड़ लेता है और उसके वार को ब्लॉक करता है। डंडा छुरी से टकराकर 2 हिस्सों में टूट गया। अब मास्क वाला और भी ज्यादा हिंसक हो गया था। उसने एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया। आरुष मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था। एक वार उसकी बाजू को छू गया। खून की एक पतली सी लकीर उभर आई। आरुष आंखें बंद करता है और बड़बड़ाता है, अब बहुत हो गया। उसके हाथों में एक नीली सी चमक उभरती है। उसने दोनों हाथ आगे किए और तेज नीली रोशनी उसके हाथों से निकलकर मास्क वाले को जोरदार धक्का देती है। वो आदमी कई फीट दूर जा गिरता है, दीवार से टकराकर गिरता है और दर्द में कराहता है। आरुष गुस्से में उस तक पहुंचता है। बोल, कौन है तू? किसके कहने पर आया है तू? मास्क वाला आदमी अभी भी कुछ नहीं कहता और एक जोरदार लात आरुष को मारता है। आरुष उसके लात को डॉज करता हुआ गुस्से से जोर से चिल्लाया, तू चाहे जितना कोशिश कर ले लेकिन अब तू बचेगा नहीं। तूने यहां आकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी से मार ली है। बता कौन है। इतना कह आरुष उस मास्क वाले आदमी का मास्क हटाने लगा। वो थोड़ा झुककर उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है। उसके हाथ धीरे धीरे मास्क की ओर बढ़ते हैं। अब देखता हूं तू है कौन। जैसे ही आरुष मास्क हटाने ही वाला होता है, पीछे से एक और शख्स अचानक उस पर टूट पड़ता है और छुरी की नोक आरुष की कमर के पास जा धंस गई। आरुष दर्द से कराहता है और वहीं जमीन पर गिर गया। उसका हाथ उस जख्म पर चला जाता है जहां से खून बहने लगा था। तुम 2 लोग हो? आरुष की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। पीछे खड़ा दूसरा शख्स जो बिल्कुल पहले वाले जैसा ही मास्क पहने हुए है, आरुष के बेहद करीब था। आरुष उसकी आंखें देख शॉक हो गया और बड़बड़ाते हुए बोला, तुम तो? आरुष की सांसें तेज हो गई थीं। जमीन पर पड़ा वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उस वार ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। पहला मास्क वाला भी उठ चुका था। अब दोनों उसके सामने खड़े थे। एक के हाथ में छुरी और दूसरे के हाथ में भी एक छुरी थी जिसमें आरुष का खून लगा हुआ था। आरुष की पलकें धीरे धीरे बंद हो गई। वहीं दूसरी ओर कमरे में तेज कदमों की आवाज गूंज रही थी। सियारा गुस्से में इधर से उधर घूम रही थी। उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और होंठ भींचते हुए बड़बड़ाई, पता नहीं खुद को क्या समझता है। कहकर गया था कि बस कुछ देर में आता हूं और अब घंटे हो गए। ना कॉल उठाया ना कोई मैसेज। वो रुककर एक गहरी सांस लेती है। फिर अचानक उसकी नजर फोन पर पड़ती है। अब और बर्दाश्त नहीं होगा, सीधा काया को कॉल करती हूँ। उसने तेजी से नंबर डायल किया और कुछ ही सेकंड में फोन उठाया गया। काया थोड़ी घबराई हुई आवाज में बोली, हाँ
हेलो मैम, सियारा तीखे और सख्त लहजे में कहती हैं। फोन जरा आरुष को देना काया, अभी और इसी वक्त। काया हैरानी से बोली, मैम, लेकिन आरुष तो यहां आए ही नहीं। सियारा की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आवाज अब और भी कड़वी हो गई। क्या मतलब आया ही नहीं? झूठ मत बोलो काया, वो तो तुमसे मिलने गया था और तुम कह रही हो वो आया ही नहीं। काया धीरे से लेकिन सच के साथ बोली, मैं सच कह रही हूं मैम, आरुष आए ही नहीं, मैं तो अपने घर पे हूं। सियारा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई, जैसे दिमाग में कुछ जोड़ने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने गुस्से से फोन कट कर दिया और खुद से बोली, तो फिर गया कहाँ है आरुष? उसका चेहरा अब गुस्से से नहीं बल्कि चिंता से भरा हुआ दिख रहा था। वो अलमारी से अपनी जैकेट उठाती है और जल्दी जल्दी बाहर निकलते हुए कहती हैं, अब मुझे खुद देखना पड़ेगा, कहीं आरुष किसी मुसीबत में तो नहीं। क्या वक्त रहते सियारा आरुष को ढूंढ पाएगी या यही तक था आरुष सियारा का सफर? वो अजीब सा मास्क वाला आदमी उठ चुका था। अब दोनों उसके सामने खड़े थे। एक के हाथ में छुरी और दूसरे के हाथ में भी एक छुरी थी जिसमें आरुष का खून लगा हुआ था। आरुष की पलकें धीरे धीरे बंद हो गई। पहला आदमी कहता है, मैं जानता था ये यहां जरूर वापस आएगा। अब सियारा नहीं तो उसका बॉडीगार्ड सही, हमारे रास्ते का कांटा हट चुका है। अब सियारा को मारना और भी आसान हो जाएगा। उस आदमी की बात सुन दूसरा शख्स हाँ में सर हिलाता है। पहला आदमी बोला, चलो चले, यही पड़े पड़े मर जाएगा ये। इतना कह वे दोनों वहां से चले गए। वहीं दूसरी ओर सियारा अपनी कार में बैठते ही फौरन अपने फोन पर किसी कांटेक्ट को कॉल लगाती है। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, वो था आरुष। सियारा फोन पर सख्ती से बोली, हेलो आदित्य, मैं आरुष का नंबर भेज रही हूं, उसकी आखिरी लोकेशन चाहिए मुझे तुरंत। आदित्य ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, हाँ लेकिन हुआ क्या है? सियारा दांत पीसते हुए बोली, तुमसे जितना बोल रही हूं उतना करो बस। इतना कह सियारा ने फोन काट दिया। फोन कट होते ही वो जीपीएस स्क्रीन पर नजर टिकाए बैठी रहती है। कुछ ही मिनटों में आदित्य सियारा को लोकेशन भेजता है। ये लोकेशन उसी रेस्टोरेंट से कुछ दूरी पे था जहां पे कुछ देर पहले आरुष और सियारा काया के पास गए थे। सियारा अपने आप से कहती हैं, समझ नहीं आ रहा आरुष वापस रेस्टोरेंट क्या करने गया है। गाड़ी की स्पीड और तेज हो गई। कुछ देर बाद लोकेशन पर गाड़ी रुकती है। चारों तरफ सन्नाटा है, टूटे हुए लैंप पोस्ट, टूटी फूटी ईंटें और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सियारा जल्दबाजी में उसे रास्ते पे गई। आरुष, आरुष, वो आवाज लगाती है। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़े किसी इंसानी शरीर पर जाती है। वो लहूलुहान बेसुध पड़ा आरुष था। आरुष। सियारा जैसे ही दौड़कर उसके पास जाती है, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आरुष की कमर और बाजू से खून बह रहा होता है। उसकी सांसें धीमी हैं, चेहरा पीला पड़ा है। सियारा घुटनों के बल गिरती है, उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ती है। नहीं नहीं, प्लीज आरुष, उठो, मेरी बात सुनो। लेकिन आरुष की आंखें अभी भी बंद थीं। सियारा की आवाज भर्राई हुई है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपते हाथों से आरुष के चेहरे पर थपकी देती है। तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते आरुष। ओपन योर आईज, डैम इट। कुछ सेकंड के लिए आरुष की पलकें हल्की सी हिलती हैं, लेकिन तभी सियारा का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो जल्दीबाजी में अपने आंखों में आंसू भर अपने जेब से फोन निकालती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस की आवाज आने लगी। आरुष को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। लहूलुहान आरुष और उसके साथ दौड़ती हुई सियारा, जिसके चेहरे पर घबराहट, आंखों में आंसू और होठों पर बस एक ही प्रार्थना, कुछ नहीं होगा तुम्हें आरुष, कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर्स आरुष को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले गए। सियारा वहीं दरवाजे के बाहर रुकी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा आंसुओं से तरबतर था। वो आरुष कल तक जिसकी बकवास बंद नहीं होती थी, आज वो चुप था। सियारा वहीं आईसीयू के बाहर बैठ गई और अपने सिर घुटनों पर टिकाकर फूट फूट कर रोने लगी। सियारा अपने आप से,
टूटी हुई आवाज में बोली, ये सब क्या हो गया? मैंने आरुष से क्यों झगड़ा किया था? काश मैं उससे नाराज ना होती, आज उसकी ये हालत ना होती। आज एहसास हो रहा है कि मेरे पास आरुष के अलावा है ही कौन। चारों ओर लोगों की भीड़ थी, लेकिन सियारा के पास उस वक्त कोई नहीं था। न परिवार, न दोस्त, न कोई कांधा, बस वो और उसका टूटता हुआ सब्र। वो एक कोने में बैठी थी, कांपती हुई, बिल्कुल अकेली। तभी एक जाना पहचाना हाथ उसके कंधे पर रखा गया। मैम। सियारा ने जैसे ही देखा तो सामने रीटा थी, उसकी सेक्रेटरी। रीटा ने सियारा को देखा, खुद की आंखें भी भर आईं। आप ठीक हैं मैम? मुझे आदित्य ने बताया कि आप। मैं जैसे तैसे पूछते हुए यहां तक पहुंची। सियारा कुछ नहीं बोल सकी, बस खामोशी से उठी और रीटा के गले लग गई। और फिर जैसे बरसों का दर्द एक साथ निकल गया। वो जोर जोर से रोने लगी, रीटा के कंधे से लगी हुई। मैं थक गई हूँ रीटा, बहुत थक गई हूँ। हर बार सब कुछ संभालना, खुद को मजबूत दिखाना, अब नहीं होता मुझसे। भगवान क्यों उन्हें मुझसे छीन लेते हैं जिनको मैं अपना मानती हूँ? रीटा नरम आवाज में बोली। आप अकेली नहीं हैं मैम, अब मैं आपके साथ हूँ, हर हाल में। रीटा ने उसे कसकर पकड़ रखा था, जैसे एक टूटी दीवार को सहारा दे रही हो। वही ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टरों की टीम तेजी से काम करने में लगी हुई थी। पहला डॉक्टर बोला, बीपी गिर रहा है, जल्दी सक्शन दो। दूसरा डॉक्टर बोला, पल्स बहुत वीक है, हमें एक्सटर्नल शॉक देना पड़ेगा। पहला डॉक्टर हड़बड़ाते हुए, सीपीआर रेडी करो। तेज तेज मशीनों की बीपिंग, डॉक्टर्स के पसीने और हवा में तना हुआ था। आरुष का शरीर निढाल पड़ा हुआ था। वही बाहर वेटिंग एरिया। सियारा वहीं बेंच पर बैठी है, आंखों में आंसू, होंठ कांपते हुए, और कपड़ों पे आरुष के खून के धब्बे लिए बैठी थी। उसके साथ थी रीटा। वो खुद से बड़बड़ाती है, सो शायद अगर मैंने आरुष को जाने ही ना दिया होता, अगर मैं उसे रोका होता, तो शायद आज ये सब ना होता। हर बीप, हर गुजरती सेकंड उसके दिल को और डराता है। वो उठती है, ऑपरेशन रूम के दरवाजे तक जाती है, कांच से अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए, चेहरे पर थकावट और आंखों में गंभीरता। सियारा तुरंत दौड़ती हुई डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर, आरुष वो कैसा है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर गंभीर लहजे में बोले। मिस सियारा, उनकी हालत बहुत गंभीर थी। एक वार भी बहुत गहरा था, बहुत खून बह चुका था। सियारा की सांसें रुक जाती हैं, आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तो वो, डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। हमें चमत्कार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद किसी की दुआ ने असर कर दिया। हमने तो उनके बचने की उम्मीद ही खो दी थी। अभी होश नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आ जाएगा। सियारा की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। वो वहीं दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है। थैंक गॉड, थैंक गॉड। रीटा सियारा को संभालते हुए जमीन पे बैठ गई। रीटा ने हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में आंसू लिए बोली, देखा मैम, सब ठीक हो गया। मुझे पहले से पता था वो इडियट है, उसे कुछ नहीं होगा। सियारा के चेहरे पे रीटा की बात सुन मुस्कान आ गई। सियारा ने रीटा की ओर देख कहा, रीटा तुम जाओ, कल सुबह ऑफिस भी जाना है ना? रीटा ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन सियारा मैम आप। सियारा ने रीटा को बीच में रोक कहा, मेरी टेंशन से मत लो, मुझे आदत है ये सब अकेले संभालने की। मेरा कल ऑफिस आना पॉसिबल नहीं है, तो सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, इसलिए कह रही हूँ। रीटा ने कुछ सोच हामी भरी और बोली, ठीक है मैम, कुछ जरूरत हो तो कॉल कर लेना। सियारा ने हामी भरी और रीटा वहां से चली गई। कुछ देर बाद सियारा आरुष के कमरे में जाती है। आरुष अब भी बेहोश है, चेहरा शांत, लेकिन उसकी सांसें अब नियमित चल रही थीं। सियारा उसके पास बैठी है, उसकी हथेली अपने हाथ में लिए बोली, तुमने सच में बहुत डराया मुझे। एक पल को लगा मैं तुम्हें खो दूंगी, लेकिन आरुष तुम्हारी ये हालत किया किसने? और तुम वहां गए क्यों? सियारा की आवाज कांप रही थी। सियारा ये सोच ही रही थी कि उसकी नजर आरुष के मासूम चेहरे पे गई और वो कुछ देर उसके चेहरे को देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पे अपना हाथ फेरती है।
तुम ऐसे शांत सच में बहुत प्यारे लग रहे हो। इतना कह सियारा आरुष के सीने पे अपना सर रख देती है। उसकी आंखों से हल्का आंसू बह गया। तुम्हें पता है, मैंने किसी से कहा नहीं है, लेकिन मैं जितनी स्ट्रांग दिखाई देती हूँ उतनी ही अंदर से टूटी हुई हूँ। रोहित को एक सहारा माना, मैंने वो छोड़कर चला गया। माँ भी छोड़कर चली गई। अगर तुम भी छोड़कर चले गए तो मैं मर जाऊंगी। देखते ही देखते सियारा की आंख लग गई। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही है। आरुष बेड पर चुपचाप लेटा हुआ है। चेहरे पर थकावट के निशान हैं, बाजू में पट्टियां बंधी हैं। पास ही एक कुर्सी पर सिर टिकाए बैठी सियारा, जो अपना सर आरुष के बस्तर पे टिकाए सो रही थी। लेकिन वन पूरी रात ढंग से सोई नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन अब उनमें राहत की हल्की चमक दिखने लगी। तभी आरुष की उंगलियां थोड़ी सी हिलती हैं। सियारा को हलचल महसूस होने लगी। वो तुरंत सीधी हो जाती है। आरुष की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, धुंधली नजरों से, जैसे सामने एक परी को देख रहा हो। आरुष अपना ऑक्सीजन मास्क हटाकर बोला, सियारा। उसकी आवाज धीमी, कमजोर, लेकिन भावों से भरी होती है। सियारा की आंखें भर आती हैं। वो बिना कुछ कहे झुककर धीरे से आरुष को कसकर गले से लगा लेती है। उसका सिर आरुष के सीने से लगा होता है और उसका दर्द जैसे एक ही झप्पी में बह जाता है। सियारा रूंधे हुए स्वर में बोली, थैंक गॉड तुम ठीक है, मैं सच में बहुत डर गई थी। आरुष कमजोर मुस्कान के साथ बोला, अरे मैम, मेरे जैसे मैस्कुलर हैंडसम आदमी को क्या हो सकता है। सियारा उसे थोड़ी देर तक यूं ही पकड़े रहती है, फिर धीरे से पीछे हट गई। आरुष धीरे से बोला, फ्लर्ट करने वाले अंदाज में बोला, मुझे नहीं पता था छुरी खाने के बाद इतनी झप्पी मिलेगी आपकी। सियारा तेज स्वर में बोली, चुप रहो, तुम्हारी ये मजाक की आदत मुझे एक दिन सच में पागल कर देगी, ऐसे सिचुएशन में भी तुम। आरुष कुछ नहीं कहता। सियारा ने कुछ सोच कहा, लेकिन तुम्हारी ये कंडीशन किया किसने? अचानक आरुष की आंखों के सामने रात का दृश्य आ गया और उस शख्स की आंखें का दृश्य भी जिसने उसे छुरी से घायल किया था। आरुष जल्दबाजी में बोला, सियारा, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बताना है। सियारा बेचैनी से कुछ सोच रही थी कि तभी हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे पीछे से पुकारा। मैम? सियारा पीछे मुड़ती है। तभी वो स्टाफ मेंबर बोली, मैम, आप चिंता मत कीजिए, हम मरीजों के जरूरी सामान को मेडिकल वेस्ट से पहले अलग रख देते हैं। अगर वो जरूरी थे तो हो सकता है वो हमारे स्टोरेज रूम में सुरक्षित हों। सियारा की आंखों में उम्मीद की चमक दौड़ गई। क्या मैं अभी उन्हें देख सकती हूँ? जी हाँ, आइए मेरे साथ। इतना कह स्टाफ मेंबर आगे की ओर जाने लगी। सियारा के चेहरे पे मुस्कान थी। कुछ ही देर में स्टाफ मेंबर सियारा को एक छोटे से कमरे में ले गई, जहां कुछ पैकेट्स करीने से अलमारी में रखे थे। एक पैकेट पर लिखा था, पेशेंट आरुष C107। सियारा ने जैसे ही पैकेट खोला, उसकी सांस थम सी गई। वो ब्रेसलेट जिसकी बात आरुष कर रहा था, एक सिल्वर ब्रेसलेट, उसी कपड़े की तहों में दबा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी आंखें भर आईं। ये तो माँ का ब्रेसलेट है। उसकी आवाज टूटती सी निकली। लेकिन ये उस मर्डरर के पास कैसे आया? साथ ही एक छोटा सा पर्स भी था, जिसे देखते ही सियारा उसे लेकर भागती हुई आरुष के कमरे की ओर गई। आरुष के वार्डरूम के अंदर आरुष चुपचाप बैठा था। जैसे ही सियारा ने दरवाजा खोला, उसके हाथ ब्रेसलेट देख वो चौंक पड़ा। ये यही है वो ब्रेसलेट, सियारा ने उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। आरुष ने उसे गौर से देखा और बोला, हाँ, यही है। यही मुझे वहां जमीन पर मिला था। लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हो इसे देखकर? सियारा की आवाज कांप रही थी। क्योंकि ये ब्रेसलेट मेरी माँ का है और उन्होंने इसे कभी किसी को नहीं दिया था, तो ये उस आदमी तक कैसे पहुंचा? आरुष हैरानी से बोला। तब तो इसका मतलब जो भी आप पर नजर रख रहा है, आपको मारना चाहता है, वो किसी तरह आपसे जुड़ा हुआ है, बहुत करीब से। सियारा चुप हो गई। वो कुछ सोचती रही और फिर धीरे से बोली, हाँ, सारा शक मेरे भाइयों की ओर इशारा कर रही है, लेकिन अब एक और समस्या आ गई है। क्या हुआ? आरुष ने चिंतित होकर पूछा। सियारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऑफिस से कॉल आया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अचानक पहुंच गए हैं और रीटा ने कहा कुछ गड़बड़ है। आरुष का चेहरा गंभीर हो गया।
तो चलो, अब और देर नहीं करनी चाहिए, हम दोनों चलते हैं। लेकिन तुम्हारी हालत, सियारा ने चिंताजनक आवाज से कहा। मैं ठीक हूं सियारा मैम, और इस वक्त आपको मेरी जरूरत है। मैं आपके साथ चलूंगा, सियारा ने हैरानी से कहा। ऐसे कैसे ठीक हो? डॉक्टर ने तुम्हें 2 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी, आरुष ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। वो तो दूसरों के लिए है, मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, सियारा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। क्या मतलब? आरुष हकलाते हुए कहता है। अरे मतलब मैं ठीक हूं, डोंट वरी, मुझे भी चलना है प्लीज, सियारा हार कर हामी भरती है। और कुछ देर बाद वो दोनों मल्होत्रा एंटरप्राइज का कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचते हैं। बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम, सभी चेहरों पर गंभीरता। सियारा और आरुष जैसे ही अंदर दाखिल हुए, वहां पहले से मौजूद लोग चुप हो गए। सियारा रीटा की ओर देखती है, जो परेशान चेहरे के साथ असहाय दिख रही थी। सामने बैठे थे सियारा के बड़े भाई अभय, उनकी पत्नी रूबी, और उसके छोटे भाई देव और उसकी पत्नी समीरा। समीरा ने खड़े होते हुए कहा, वेलकम सियारा, और आप भी मिस्टर आरुष। तो कैसा लग रहा है आपको एक साथ एक घर में रहने के बाद? आरुष ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन सियारा ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्या मतलब है आपका? सियारा ने तीखी आवाज में कहा। मतलब ये, समीरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर देखती है। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मिस सियारा मल्होत्रा लक्स ग्लो की सीईओ और हमारी माँ लेट रिया मल्होत्रा की कंपनी की सीईओ एक अनजान लड़के के साथ एक ही घर में रहती है। क्या लगता है आप सबको ऐसी लड़की को रिया मल्होत्रा की कंपनी की जिम्मेदारी देनी चाहिए? सियारा गुस्से में कहती है। ये सब क्या बकवास चल रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक मेंबर कहता है। बकवास नहीं मिस सियारा, सच। आप बस हमें सच बताइए, इस लड़के के साथ आपके क्या रिलेशन है? सियारा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। आरुष मेरा बॉडीगार्ड है। देव ने अभय की ओर देखा। अभय ने हल्का सा हिला, देव को किसी बात का इशारा किया। देव ने टेढ़ी मुस्कान के साथ जोरदार आवाज में बोला, अच्छा बॉडीगार्ड है? सियारा ने तीखी आवाज में कहा। जी, देव ने गुस्से में कहा। तो फिर ये क्या है? इतना कह देव ने रिमोट से स्क्रीन ऑन किया। पीछे लगी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें उभर आईं, जिसमें सियारा और आरुष करीब थे, और उसमें अस्पताल का भी दृश्य था, जहां सियारा ने आरुष को हक किया था। ये वो सारे मोमेंट्स थे जो सियारा और आरुष के बीच इत्तेफाक से आए थे। देव ने तिरस्कार से बोला, एक अनजान आदमी, एक ही कमरे में, वो भी बिना किसी फैमिली रिलेशन के, और आप कंपनी की सीईओ हैं? अब बताओ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको देना सही होगा? तभी रूबी ने कहा, माफ कीजिए, लेकिन इस तरह की छवि कंपनी के लिए ठीक नहीं। देव ने गंभीर लहजे में कहा, बोर्ड की सहमति से हम चाहते हैं कि आप सीईओ पद से हट जाएं, क्योंकि आप अब भरोसेमंद नहीं रहीं। सियारा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ये जो भी फोटोज है गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच केवल बॉडीगार्ड और बॉस का रिलेशन है, और वैसे भी इस जमाने में आप सिर्फ फोटोज के भरोसे मुझे सीईओ के पद से नहीं हटा सकते। ये मेरी माँ की कंपनी है और डिसीजन भी उनका था। तभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दूसरे मेंबर ने कहा, भले ही रिया मल्होत्रा ने आपको नेक्स्ट सीईओ अपॉइंट किया है, लेकिन हमें राइट्स है कि हम आपको सीईओ के सीट से हटा सकते हैं। और हाँ, ये बात हम आपकी मानते हैं कि फोटोज के बेसिस पे ये डिसीजन लेना गलत होगा। ये सुनते ही वहां पे मौजूद देव, अभय, रूबी और समीरा के चेहरे उतर गए। तभी अभय ने समीरा को कुछ इशारा किया और उन दोनों के चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान आ गई। तभी समीरा ने जोरदार आवाज में कहा, ठीक है, आप लोग को और सबूत चाहिए तो मेरे पास ऐसा सबूत है जो इन दोनों के रिलेशन का पर्दाफाश कर देगा। समीरा की आवाज पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में गूंज रही थी। ठीक है, आप लोग को और सबूत चाहिए तो मेरे पास ऐसा सबूत है जो इन दोनों के रिलेशन का पर्दाफाश कर देगा। सभी लोग एकटक उसी की ओर देखने लगे। सियारा का चेहरा फीका पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो आत्मविश्वास की चमक थी। आरुष ने सियारा की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ आंखों से इशारा किया। एक तरह का आश्वासन था कि वो अकेली नहीं है। तभी दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ रोहित। सियारा की आंखें उसकी ओर उठीं। वही शख्स जिसने कुछ टाइम पहले उसका दिल तोड़ा था,
जिसे वो बचपन से प्यार करती थी और जिसने उसे धोखा दिया। रोहित एक स्मार्ट लुक में अपने गंदे करतूत पे शर्मिंदा न होते हुए अंदर आया। उसके चेहरे पर वो अहंकार साफ झलक रहा था, जैसे उसे इस नाटक की पटकथा पहले से ही पता हो। हेलो एवरीवन, उसने मुस्कुराते हुए कहा। समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय रोहित, बताओ सबको यहाँ की आरुष और सियारा के बीच कैसा रिश्ता है? आखिरकार तुम भी सियारा के साथ रहे हो ना? और शायद सियारा ने तुम्हें इस आरुष की वजह से छोड़ा है। समीरा भाभी, जो भी हुआ था, मैं इस बात को बाहर नहीं लाना चाहता था, लेकिन जब बात रिया आंटी के कंपनी पे आएगी तो अफसोस मुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा। सो आई एम सॉरी सियारा। ये कहते हुए रोहित के चेहरे पे बनावटी दुख नजर आ रहा था। सियारा उसकी इस बनावटी दुख को भांप गई। रोहित, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने कठोर स्वर में पूछा। क्योंकि मैं भी इस कंपनी का हिस्सा हूँ, भूल गई क्या? और रिया आंटी मेरी भी कुछ लगती है, बचपन से ही मैं उन्हें अपना मानता हूँ। उनकी कंपनी को तुम्हारे जैसे गिरी हुई लड़की के हाथ तो नहीं आने दूंगा, उसने जवाब दिया। ये सुनते ही आरुष ने मुट्ठियां भींच लीं और जोरदार आवाज में बोला, सुन बेलंगूर, अपने जबान पे लगाम दे वरना। तभी सियारा ने आरुष को रोकते हुए धीरे से कहा, आरुष प्लीज कंट्रोल, तुम्हें मेरी कसम। ये सुन आरुष गुस्से में दूसरी ओर देखने लगा। देव और अभय के चेहरों पर संतोष की झलक थी, मानो उनका प्यादा काम कर गया हो। देखिए, रोहित ने कहना शुरू किया, मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक सीईओ को न केवल बिजनेस स्किल्स में बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ में भी एक रोल मॉडल होना चाहिए। मेरे आंखों के सामने ये वो सब कुछ करते थे जो एक कपल के बीच हुआ करता है, और यही वजह थी कि मैंने सियारा से ब्रेकअप कर लिया। और अफसोस की बात यह है, उसने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, कि हमारे पास सबूत हैं कि सियारा जी एक अनजान लड़के के साथ एक ही घर में और कई बार एक ही कमरे में, और ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ था। आरुष को उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सियारा के कारण वो चुप था। बस करो रोहित, सियारा गुस्से में चिल्लाई। क्यों? रोहित मुस्कुराया। सच तो ये है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, वो भी बचपन से। और ये आरुष कौन है? ये कल का आया हुआ लड़का हमारे बीच कैसे आ गया? आरुष का चेहरा सख्त हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, मैं सियारा मैम का बॉडीगार्ड हूं, और उस दिन मैं उन्हें बस कमरे तक छोड़ने आया था ना, कि उनका घर बर्बाद करने गया था। और रही बात धोखे की, तो धोखा तुमने दिया था सियारा मैम को। उन्होंने हमेशा से तुम्हें अपना परिवार माना था। रोहित ने उसकी ओर देखते हुए हंसी उड़ाई। अच्छा मिस्टर बॉडीगार्ड, मैंने धोखा दिया है सियारा को, लेकिन मैं तो आज भी इन्हें वापस अपनी जिंदगी में चाहता हूं। क्या ये वापस मेरी जिंदगी में आएगी, या फिर तुम दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे हो? ये बात सीधे सियारा के दिल को चीर गई। उसके अतीत के जख्म फिर से हरे हो गए। उसने खुद को जोर से संभाला, लेकिन आंखों में आंसू आ चुके थे। सियारा आंसुओं को काबू कर एटीट्यूड में कहती है, तुम्हारे जिंदगी में मैं गलती से भी कभी वापस नहीं आऊंगी। बोर्ड के एक मेंबर ने कहा, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर कोई सबूत हो जो बताए कि आप और आरुष सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ते में हैं, तो आप हमें वो सबूत दिखाइए, वरना हमें कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। या फिर इस बॉडीगार्ड को फायर करिए, या फिर सीईओ के कुर्सी पे रिया मल्होत्रा के बड़े बेटे अभय मल्होत्रा बैठेंगे। अचानक सियारा ने खुद को संयमित किया। वो अब उस टूटी हुई लड़की की तरह नहीं दिख रही थी जो अपने प्यार के धोखे से बिखर चुकी थी। वो अब उस सीईओ की तरह खड़ी थी जिसे उसकी माँ ने चुना था। उसे अपनी माँ की कंपनी कैसे भी उन दरिंदों से बचाना था। अब सबकी बात सुन ली मैंने, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब मुझे कुछ कहना है, कहते हैं। ऐसा क्या कहने वाली है सियारा? क्या वो आरुष को फायर कर देगी या अपनी माँ की कंपनी अभय के नाम कर देगी? क्या होगा सियारा का फैसला जानने के लिए जुड़े रहे माय मिस्टीरियस प्रोटेक्टर के साथ। कैसी लगा आप सबको आज का पार्ट? आई होप आप सभी को ये कहानी पसंद आ रही है। अगला भाग पढ़ने के लिए जुड़े रहे सीक्रेट प्रोटेक्टर के साथ, और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये फैंटेसी स्टोरी। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी इमेजिनेशन फॉर्जर के साथ। तब तक चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।